वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बोलूंगा कि इस मानहुआ के 50+ चैप्टर्स हैं और ये मानहुआ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और अगर ये वीडियो नहीं चली तो मैं इसे यहीं ड्रॉप कर दूंगा। इसीलिए अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 500 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे करो। ये 2028 में अपोकलिप्स शुरू होता है और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है। उस वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी एम्यूनिशन से खत्म हो चुका था और वो लिटरली आखिरी इंसान था जो जमीन पर जिंदा था। अच्छी यादों को याद करते हुए वो एक तस्वीर को देखते हुए अलविदा कह रहा था। तभी एक मॉन्स्ट्रस हाथ नजर आता है, लेकिन वो मुश्किल से रिएक्ट करता है जैसे वो क्रिएचर एक पियर्सिंग स्क्रीम निकालता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी तस्वीर को देखता रहता है जब तक वो एक राइफल उठाता है और एक मॉन्स्टर को एक गाड़ी के ऊपर स्लैशेस करता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि वो इन मॉन्स्टर्स में से कई को मार डालेगा जो हजारों की तादाद में हैं। सब कुछ अंधेरा है और वो अंदर से सोचता है कि क्या वो जिंदा है या मर गया है, जब किसी की आवाज़ उसे बुला रही होती है। आंखें खुलते ही वो अपने आप को एक क्लासरूम में पाता है जहां सब उसे गुस्से में देख रहे होते हैं। वो जल्दी से घबरा के उठता है जब टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांट रहे होते हैं। स्टूडेंट्स उस पर हंसते हैं और वो पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। टीचर उसे बैठने को कहता है, लेकिन वो इस कंफ्यूजन में रहता है और हिलता नहीं। फिर वो डिसाइड करता है बाथरूम जाकर अपने चेहरे पर पानी डालने का और रियलाइज करता है कि वो आउटब्रेक के पहले अपने स्कूल के दिनों में वापस आ गया है। आईने में देखकर वो नोटिस करता है कि उसके स्कार्स गायब हैं और वो कमजोर लगता है। वो आईने के रिफ्लेक्शन में एक इन्फेक्टेड देखकर तुरंत उसे मुक्का मार देता है, लेकिन जैसे ही रियलाइज करता है कि ये बस एक क्लासमेट था, वो तुरंत रुक जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि गर्लफ्रेंड उसके सामने खड़ी है। गर्ल प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा जब वो उसके हाथ का जख्म देख रही होती है। शुरुआत में वो जी को नहीं पहचानता क्योंकि यादें बहुत पेनफुल थीं, लेकिन जब उसके हाथ को बैंडेज कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि गाव उस वक्त मर गया जब वायरस फैल गया था। गाव प्रोटैगनिस्ट को याद दिलाता है कि आज वैलेंटाइंस डे है और पूछता है कि क्या उसने अपने क्रश को प्रपोज किया है। 10 साल बाद उसे सब याद आता है और इरिटेट होता है क्योंकि जब उसने पॉपुलर लड़की को अपना कन्फेशन लेटर दिया था उसने उसका मजाक उड़ाया था और लेटर फाड़ दिया था। लेकिन इसको ये दिन याद नहीं था उस वजह से, बल्कि इसलिए कि आउटब्रेक उस दोपहर को शुरू हुआ था। दोपहर के आसपास वो और गाव स्कूल की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं जब डून, पिंक हेड लड़की, अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां आती है। डून और उसके दोस्त जवा के हाथ में उसका लिखा लेटर पकड़े हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जवा उनके हाथ से लेटर खींच लेता है और चिल्लाता है कि ये डिस्गस्टिंग है कि वो उसके पास आई सिर्फ ये कहने के लिए। वो अपने आप से पूछता है कि 10 साल पहले उसने इस लड़की में क्या देखा था, और कहता है कि उसके इस बिहेवियर ने अपोकलिप्स के दौरान कई लोगों को बर्बाद कर दिया और उनमें से एक उसका सबसे अच्छा दोस्त गर्ल भी था। 14 फरवरी 2018 को एक मीटियोर धरती के एटमॉस्फेयर में आया था और कई टुकड़ों में टूट गया था, जो वायरस को फैलाने में मददगार साबित हुआ। शुरुआत में जो लोग इन्फेक्टेड हुए वो बस बेहोश हो गए, लेकिन जो लोग वायरस का सामना करने में सफल हुए उन्होंने देखा कि दुनिया की 70% आबादी ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गई थी। जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने इन्फेक्टेड के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार बनाए, लेकिन ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहे थे और उनकी तादाद बढ़ रही थी। इस बीच स्कूल में अब भी 1 घंटा बाकी था सब होने में, और गाव प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो कोई किताब लिख रहा है। गाव को लगता है कि वो कन्फेशन और अपोकलिप्स के बीच क्या बात कर रहा है। टॉपिक बदल कर कहता है कि वो खाने का इंतजाम करे। वो गाव से कहता है कि केन के लिए खाना और कुछ और चीजें खरीद ले, और उसे बताता है कि वो अपनी बुक के लिए एक अपोकलिप्स का सिनेरियो सिमुलेट करना चाहता है। आखिर में वो गाव से अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहता है ताकि वो दवाई लेकर मिले एक पुराने बोर्डिंग स्कूल पर। प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स काफी पहले कार एक्सीडेंट में गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि गाव उनसे बात करेगा। जल्दी भागकर वो अबैंडन बोर्डिंग स्कूल पहुंचता है जहां कई लोग लंबे समय तक सर्वाइव करने में सफल हुए हैं। इस जगह में कई सर्वाइवल मटेरियल्स हैं और प्रोटैगनिस्ट को एक क्रोबा भी मिल जाता है। अंदर जाकर वो अपने क्रोबा को तैयार करता है और कमेंट करता है कि पहले ज़ॉम्बीज धीरे धीरे मूव करते थे, इसलिए ये जगह एक अच्छा शेल्टर बन सकता है। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और कहता है कि इस बार उसे सब कुछ बेहतर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अपनी पुरानी दोस्त डैनन चूरू से फिर से करीबी होना। इस बीच स्कूल के स्टूडेंट्स भी अबैंडन बोर्डिंग स्कूल आते हैं और स्पोर्ट्स क्लब का रिप्रेजेंटेटिव प्रोटैगनिस्ट के साथ लड़ना शुरू करता है क्योंकि उसने आइडल का मजाक उड़ाया था। ये बुली अपनी स्लीव्स को रोल करता है और उसके लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक स्टिक को उसके सिर के अगेंस्ट प्रेस कर देता है और एक डार्क टोन में कहता है, अगर एक और कदम आगे बढ़ा तो मैं तुझे मार दूंगा। डर के मारे बुली घुटनों पर गिर जाता है और रिएक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता। जवा सबसे चिल्लाता है, खासकर पिंक हेड लड़की पर, कि सब उसकी नजरों से दूर चले जाएं। उसकी दोस्ती से डरे हुए लोग कहते हैं कि जल्दी या देर से वो जवा से छुट्टी ले लेंगे। उसके बाद आइडल लड़की स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव से टकराती है और पूछती है कि क्या वो लड़ाई करने में अच्छा नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि लड़के का चेहरा इतना डरावना था कि उसे लगा वो मर जाएगा, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। तभी जो शूटिंग स्टार्स लग रहे थे वो आसमान में दिखने लगते हैं।
मीनवाइल जापान में भी ये मीटियर्स अपीयर होते हैं और न्यूयॉर्क में भी, जहां टाइम्स स्क्वायर पर हिट होता है। रियो डे जनेरो में भी लोग इसे फिल्म कर रहे होते हैं, सोचते हुए कि ये शूटिंग स्टार्स हैं। लेकिन लड़का यानी प्रोटैगनिस्ट ये जानता है कि क्या सच में हो रहा है। सब लोग इसे भगवान का गिफ्ट समझते हैं, लेकिन अचानक धरती हिलने लगती है और लोग समझते हैं कि ये एक अर्थक्वेक है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पता है कि अपोकलिप्स शुरू हो चुका है और लोग बेहोश होने लगते हैं। इस वक्त दोपहर के 2 बजे जमीन पर जहन्नुम का आगाज हो जाता है। एक रेड हेड लड़की जियन को पुकारती है और पूछती है कि क्या उसने आमी के साथ विदड्रॉ किया है। रेड हेड लड़की की आंखें पलट जाती हैं और उसके मुंह से काला लिक्विड बहने लगता है। एस उसे बुलाने लगता है, लेकिन रियलाइज करता है कि ये एक हेलुसिनेशन है। गल पैनिक कर जाता है जब उसे एहसास होता है कि एक पूरा दिन गुजर चुका है और वो लोग सोए हुए थे। टॉनन उससे कहता है कि इस बात की फिक्र ना करें। गल का दोस्त पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट पिछले दिन से अजीब बिहेव कर रहा था। अचानक एक पियर्सिंग स्क्रीम एको होती है और दोस्त पूछता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये शुरू हो चुका है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ये कहता है, एक इन्फेक्टेड आदमी दरवाजे से अंदर आता है। गल को लगता है कि ये बस उनका टीचर है, इसलिए वो उसके साथ छोटी मोटी बातें करता है। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के करीब पहुंचता है, प्रोटैगनिस्ट तुरंत रिएक्ट करता है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस आदमी के सिर पर मार देता है और वो आदमी गिर जाता है। गल शॉक में खड़ा रहता है, उसे लगता है कि उसने एक मासूम इंसान को मार दिया है। वो प्रोटैगनिस्ट पर चिल्लाने लगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे काट कर कहता है, सर्वाइवल का पहला रूल याद रखो, कभी भी एक ज़ॉम्बी के सामने हिचकिचाओ मत। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त की तरफ पीट करके कहता है, अपना बैकपैक ले लो, तुम्हें अब देखने मिलेगा कि दुनिया कैसे बदल गई है। गल अब भी सोच रहा होता है कि क्या वो सपना देख रहा है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उन्हें कई इन्फेक्टेड आसपास भटकते दिखते हैं। इन ज़ॉम्बीज में से कुछ बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगता है। प्रोटैगनिस्ट जल्दी से ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उस पर वार करता है, जबकि गल शॉक में खड़ा रहता है। प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है, चौकन्ना रहो और अपने आप को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहो। इस मोमेंट पर पिंक हेड लड़की डून और उसकी एक फ्रेंड भी ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बॉल्ड गाय अपने बेसबॉल बैट से एक ज़ॉम्बी को मारकर डून से कहता है, दौड़ लगाओ। गल कमेंट करता है कि लड़की की दोस्त मुश्किल में है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अभी उन्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अचानक प्रोटैगनिस्ट एक ज़ॉम्बी को पीछे धकेलकर डून को बचाता है। अपनी पीठ पर डून को बचाते हुए प्रोटैगनिस्ट ज़ॉम्बी को एक तरफ फेंक देता है और लड़की रोने लगती है। डून उसका नाम पुकारती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट गल को कहता है कि अब उनका फोकस अनडेड पर नहीं, अपनी सेफ्टी पर होना चाहिए। डून चुरू तभी एक और अपनी फ्रेंड का हेडलेस बॉडी देखती है जो इन्फेक्टेड हो गया था। वो खड़ी होती है और डिसाइड करती है उन्हें फॉलो करने का। स्कूल में एक छोटी सी रूम में कई ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेराव कर दिया होता है। ग्रुप के यंगस्टर्स शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं और प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त को बोलता है, सांस लो, तुम्हारी स्टैमिना अब वैसे नहीं रही जैसे फ्यूचर में थी। डून रोना शुरू करती है और प्रोटैगनिस्ट उसे चिल्लाता है, चुप रहो। आइडल का दोस्त अपनी उंगली प्रोटैगनिस्ट की तरफ करता है और उसे धमकाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट देखता है कि उसके रिस्ट से खून बह रहा है और पूछता है, तुम्हें चोट लगी है क्या? बॉल्ड गाय कहता है, हाँ, थोड़ा सा खून निकल रहा है। इस वक्त प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि पहला इन्फेक्टेड मीटेराइट से आया था और दूसरा ज़ॉम्बी बाइट से बनता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वायरस का नाम एबा है, जो सिर्फ इंसानों को अफेक्ट करता है और पानी, हवा और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट सबसे खतरनाक होता है, मतलब एक बार बाइट होने के बाद इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। आइडल का दोस्त इरिटेट होकर प्रोटैगनिस्ट पर इल्जाम लगाता है कि वो ज्यादा हॉरर मूवीज देख रहा है और सब हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट तुरंत जवाब देता है, तुम्हें 10 मिनट के अंदर टर्न होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट बेसबॉल बैट उठाकर पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मार डालूं? बॉल्ड गाय गुस्से में आकर कहता है कि उसे पीछे हटो। प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है, तुम टर्न हो चुके हो, इसलिए तुम्हें पेन महसूस भी नहीं हो रहा। इस मोमेंट पर बॉल्ड गाय अपने हाथ देखने लगता है जिसमें वेन्स बल्ज हो रहे होते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पिंक हेड लड़की से कहता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लड़की उसे दूर जाने को कहती है। गल जल्दी रियलाइज करता है कि लड़की ने उसे धोखा दिया, जबकि उसने अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दिया था। तभी एक क्रैश की आवाज होती है और वे लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा था, लेकिन कई इन्फेक्टेड लोग उसकी गाड़ी को सराउंड कर लेते हैं। एक सोमर और एम्पैसिव टोन में प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं उसे मार डालता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन लड़का पैनिक कर जाता है, ये विश्वास करते हुए कि प्रोटैगनिस्ट झूठ बोल रहा है। प्रोटैगनिस्ट गर्ल से कहता है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। डून प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे भी साथ ले चलो। वो अपने इन्फेक्टेड दोस्त का हाथ छोड़कर कहती है, मुझे छूना मत, लेकिन वो सिर्फ उससे बात करना चाहता था। आंसुओं भरी आंखों और एक मेलिंकोलिक एक्सप्रेशन के साथ लड़का अपने दर्द को साझा करना चाहता है, लेकिन अचानक एक बॉक्स कटर उसके चेहरे पर हॉरिजॉन्टली कट करता है। ये डून थी जिसने उसका चेहरा काट दिया और कहा, तुम अकेले मर जाओ और मेरे एस्केप में दखल मत दो। वो अपना हाथ उस लड़की की तरफ उठाता है, लेकिन फिर तुरंत रुक जाता है।
इस बीच प्रोटैगनिस्ट और उसका दोस्त भाग रहे होते हैं और प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि अब तक इवॉल्व न हुए ज़ॉम्बीज़ को सिर और स्पाइन पर मारकर मारा जा सकता है। उसका दोस्त काफ़ी हेजिटेशन के बाद अपने अंदर हिम्मत जोड़ता है और एक ज़ॉम्बी को एक्स से मारकर उसका सिर काट देता है। खून एक्स के ब्लेड से टपक रहा होता है और वो अपने काम पर एक रिलीफ की सांस लेता है, खुद पर गर्व महसूस करता है। ड्यून प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त से कहती है, रुको, मैं तुम्हारे पीछे छूट गई थी। प्रोटैगनिस्ट अपनी खून से सनी हुई क्रोबा उसके चेहरे के आगे करता है और पूछता है, तुम्हें हमारे पीछे आने की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल का सीधा जवाब न देकर ड्यून सिर्फ उनसे इल्तिजा करती है कि वो उसे साथ ले चलें। गल पूछता है, क्या तुम उसे भी साथ ले जाने वाले हो? प्रोटैगनिस्ट ठंडे अंदाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उसके साथ समय नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी बात मानेगी तो चल सकती है, वरना वो बाहर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, क्योंकि बाहर अब भी कई ज़ॉम्बीज़ उस एरिया के आसपास हैं। जी सोचता है कि दीवार के ऊपर से छलांग लगा ले, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये काफ़ी रिस्की होगा। प्लान ये है कि लाउडस्पीकर्स ऑन करके ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और जी कमेंट करता है कि यही उनका वक्त होगा भागने का। उसका दोस्त पूछता है कि उसके साथ फिर क्या होगा, लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करो और तुरंत रूम की तरफ भाग जाता है। इस बीच जी लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो झिझककर हाँ कहती है। ड्यून थोड़ा अजीब तरीके से जी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए कि उसने पहले उसकी मदद की थी। जी ड्यून के इस बिहेवियर से एम्बैरेस्ड हो जाता है जब वो अपने सीने को उसके शरीर के खिलाफ दबा लेती है। वो कहने लगती है कि उसका दोस्त बहुत ही सख्त है और जी उसका ऑपोजिट है। अपने मन में लड़की प्लान बनाती है कि जी को मैनिपुलेट करेगी, सोचती है कि क्योंकि वो एक वर्जिन है इसलिए उसे बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। लड़का हंसता है और कहता है कि हाँ, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुरंत एक सख्त रुख लेकर उससे कहता है कि उसके दोस्त के बारे में बात करना बंद करे। इतने में ज़ॉम्बीज़ एक टीनेजर के बॉडी को खा रहे होते हैं जब दो सोडा कैन्स उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। कैन से आकर्षित होकर ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ चलने लगते हैं। सू, जिसने ये ट्रैप सेट किया था, कहता है कि अभी तक ज़ॉम्बीज़ से निपटना आसान है इनिशियल स्टेज में। जब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंचता है तो वो सोचता है कि कौन सा बटन ट्रांसमिशन शुरू करता है। प्रोटैगनिस्ट के पीछे एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है जो स्क्रीन्स पर फोकस्ड होता है। इन्फेक्टेड तुरंत प्रोटैगनिस्ट पर वार करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसका गला दोनों हाथों से पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद यह एक सेमी अवॉल्व्ड ज़ॉम्बी है। टेबल के अगेंस्ट पुश होने पर वो जानता है कि अगर उसे काटा गया तो वो वायरस का शिकार हो जाएगा। उसके पास कोई वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी। उसकी आंखें चौंक जाती हैं जब वो ज़ॉम्बी को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास एक शार्प मेटल निटिंग नीडल होती है और वो अपने हाथ को उस तक पहुंचाता है। जब ज़ॉम्बी उसके गले को काटने वाला होता है वो तुरंत मेटल नीडल से वार करता है। ज़ॉम्बी के सिर में नीडल मारते ही कुछ सेकंड्स के अंदर ज़ॉम्बी मर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है, ग्रेटफुल होता है कि वो जिंदा है। वो ज़मीन पर गिरे मॉन्स्टर के बॉडी को देखता है और कमेंट करता है कि उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम में एक ज़ॉम्बी देखकर हैरानी हुई। वो खुशी से थोड़ा हंसने लगता है, रिलीव्ड कि इन्फेक्टेड सिर्फ सेमी अवॉल्व था। एक फ्रेम में एक पिंक हेड लड़की की फोटो होती है जो ज़ॉम्बी जैसी दिख रही होती है। प्रोटैगनिस्ट अंदाज़ा लगाता है कि शायद वो स्कूल की अनाउंसर थी और अपने बॉयफ्रेंड के लिए निटिंग कर रही थी, इसलिए उसके पास 2 निटिंग नीडल्स थीं। अचानक स्कूल के लाउडस्पीकर्स से एक अनाउंसमेंट बजने लगता है जो कहता है कि एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट लाउडस्पीकर्स पर बोलता है और ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करने के लिए एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट करता है। पहली एक्सरसाइज होगी स्ट्रेचिंग और काउंटिंग शुरू करता है। बाहर जी और डी देखते हैं कि प्लान काम कर गया है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गेट लॉक है। जी अपने एक्स से गेट का लॉक तोड़ता है और गेट खोलकर एक रास्ता बनाता है। ब्लॉन्ड लड़का ड्यून से कहता है कि गेट की देखभाल करे, लेकिन वो घबराकर पूछती है, अगर मॉन्स्टर्स वापस आ गए तो मैं क्या करूंगी? तभी स्कूल बस आ जाती है और ड्राइवर उन दोनों से कहता है कि बस में चढ़ जाओ। ड्यून जी से जोर लगाने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने दोस्त का वेट करने का फैसला करता है। लड़की अपने होठों को काट कर नाराज लगती है। बस ड्राइवर जी से कहता है कि बस में आओ, जब जी कहता है कि वो अपने दोस्त का वेट कर रहा है। ड्राइवर कहता है कि उसने उसे किसी को मारते देखा। ड्यून कहती है कि तुरंत गेट बंद कर लेना चाहिए। ड्यून कहती है कि तुरंत गेट बंद कर लेना चाहिए और एक और पैसेंजर भी उसकी बात से एग्री करता है। बस ड्राइवर भी जी पर प्रेशर डालता है कि वो जल्दी बस में चढ़ जाए, लेकिन जी लड़की के इंटेंशन समझ जाता है और गुस्से में कहता है कि वो एक डर्टी पर्सन है जो सबको धोखा देती है। जी बस में चढ़ने से इनकार करता है और कहता है कि अगर किसी ने गेट बंद करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। ड्यून का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है, वो इरिटेटेड दिखने लगती है। बस के पैसेंजर्स ये सब देखकर शॉक में हैं और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये आदमी कौन है और क्या कर रहा है। ड्राइवर फिर से कहता है कि अगर वो ये जगह नहीं छोड़ेंगे तो कंसिक्वेंस होंगे और उन्हें शहर जाना चाहिए, लेकिन जी अपनी जगह पर मजबूती से बना रहता है। अचानक जी के पीछे एक ज़ॉम्बी का हाथ आता है जो उसका जैकेट पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचता है। जी शॉक में आंखें बड़ी कर लेता है क्योंकि उसे समझ आता है कि ये ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला है। ज़ॉम्बी उसे ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और काटने की कोशिश करता है।
जी तुरंत अपना एक्स ज़ॉम्बी के मुंह में घुसा देता है ताकि वो काट ना सके। अपने दोनों हाथों से एक्स को मजबूती से पकड़कर ज़ॉम्बी के सिर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि ज्यादा देर तक वो इसे नहीं रोक पाएगा। जी कहता है कि वो ऐसे मरना नहीं चाहता बिना गर्लफ्रेंड के। तभी ज़ॉम्बी का सिर एकदम से उठ जाता है और जी साइन ऑफ रिलीफ लेता है। उसके सामने जैड खड़ा होता है जिसने क्रॉबार से ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया था। जैड कूल एक्सप्रेशन के साथ जी को हाथ बढ़ाता है और कहता है, मुझे लगता था मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगा। दोनों दोस्त चलते हुए जंगल के रास्ते से जाते हैं और जैड कमेंट करता है कि बस में नहीं चढ़ना एक सही फैसला था। अगर बस में कोई इन्फेक्टेड होता तो ज्यादा बुरा होता और शहर जाना तो मौत के बराबर है। जी इरिटेट होकर कहता है कि उसे दुवान पर गुस्सा है। प्रोटेगोनिस्ट जैड कहता है कि उन्हें अब शेल्टर ढूंढना चाहिए जहां वो थोड़ी देर आराम कर सकें। अपने मन में प्रोटेगोनिस्ट थैंकफुल होता है कि जी ने बस नहीं ली। पिछली बार जब सब कुछ हुआ था, एक स्टूडेंट अपने इंजुरीज को छुपा रहा था और सफर के दौरान ट्रांसफॉर्म होने लगा था। सब पैनिक में थे और उसे बस से भागना पड़ा था। ज़ॉम्बीज का एक बड़ा होड़ स्टूडेंट्स का पीछा कर रहा था जब जी और दुवान डेस्परेट होकर शेल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त एक पिंक हेयर लड़की ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया था। उस वक्त जी ने अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया था और अकेला भाग गया था। अपने दोस्त को पीछे छोड़कर वो शेल्टर में छिप गया। आज के वक्त में जी का दोस्त उसे देखता है और पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। फिर उसे खाना देता है और कहता है कि वो एक शेल्टर जानता है। प्रोटेगोनिस्ट खाना लेता है और सोचता है कि शायद अब उसके पास अपनी पास्ट गलतियां सुधारने का मौका है। वो दोनों एक गराज के पास आते हैं और प्रोटेगोनिस्ट पूछता है, ये वही जगह है? उसका दोस्त हाँ में जवाब देता है और कहता है कि ये गराज उसके रिश्तेदार का है और वो चाबी अपने साथ लेकर गया था। प्रोटेगोनिस्ट गराज का दरवाजा खोलता है और अंदर जाने से पहले जी को कहता है कि सब कुछ ठीक से देख ले। जी अंदर जाकर चेक करता है और पूछता है कि अगले प्लान्स क्या हैं। प्रोटेगोनिस्ट कहता है कि उसे अपनी फैमिली से मिलना है, लेकिन पहले वो एक और किसी को ढूंढ रहा है। जी टीजिंगली कहता है, क्या कोई लड़की है? प्रोटेगोनिस्ट मुस्कुरा कर कहता है, तू कितना ऑप्टिमिस्टिक है। चांद की रोशनी से जापान की रातें रोशन हैं और गराज के बाहर ज़ॉम्बीज गराज के दरवाजे पर जोर लगाते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैड अपने दोस्त को समझाता है कि ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाएंगे। उसके दोस्त का चेहरा वॉरिड दिख रहा है, लेकिन जैड उसे कूल रखता है। प्रोटेगोनिस्ट अपने दोस्त को वायरस के बारे में बताता है कि ये वही वायरस है जो मॉन्स्टर्स को बना रहा है, लेकिन कुछ लोग म्यूटेशन से बचकर अपने शरीर को एनहांस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस वजह से वो अपने एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और कुछ लोग वायरस के प्रति रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लेते हैं। जी पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता है? प्रोटेगोनिस्ट उससे कहता है कि इस बात की चिंता न करे और उसके लिए एक ब्रीथिंग तकनीक बताता है जो उसकी एवोल्यूशन स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगी। वो मेडिटेशन करता है और जी से कहता है कि अपने शरीर के हर पार्ट पर फोकस करे और अगर कहीं दर्द महसूस हो तो उसका सामना करे। वो कहता है कि वायरस शरीर के किसी एक हिस्से में जमा होता है और वहीं एवोल्यूशन का रास्ता होता है। जब जी मेडिटेशन करता है, प्रोटेगोनिस्ट अपने थॉट्स में डूब जाता है। उसके हाथ में अब एक बड़े चांस का फायदा है क्योंकि इस बार वो पिछले 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस लेकर आया है। ज़ॉम्बीज के शोर के बीच प्रोटेगोनिस्ट अपने दोस्त को ब्रीथिंग तकनीक सिखाता है, लेकिन उसके माइंड में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस चल रहा होता है। प्रोटेगोनिस्ट सोचता है कि इस बार उसके पास एडवांटेज है क्योंकि वो जान चुका है कि आगे क्या होगा। जी भी धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर वायरस के सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी थोड़ा इवोल्व होने लगती है। उस वक्त बाहर ज़ॉम्बीज का प्रेशर बढ़ने लगता है। वो गराज का दरवाजा तोड़ नहीं पाते, लेकिन अंदर आने के लिए जोर लगाते रहते हैं। ज़ का दोस्त जी पूछता है, ये वायरस और म्यूटेशन के बारे में इतनी जानकारी तुझे कैसे मिली? क्या तूने पहले कभी इसका एक्सपीरियंस किया है? ज़ बस थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो समझाए नहीं जा सकते, बस महसूस किए जाते हैं। इतने में ज़ की मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ तेज होती है। वो अपने दोस्तों से कहता है, मैं अब जाने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ सेफ रहो और कोई अंदर ना आए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। प्रोटेगोनिस्ट अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और तेजी से रोड पर निकल पड़ता है। वो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए पूरी तैयारी में है। रास्ते में वो ज़ॉम्बीज को साइड करते हुए अपने गोल पर फोकस रखता है। वो सोचता है कि ज़ेन जो उसकी पुरानी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट इंसान थी, उसे ढूंढने के लिए यही सही वक्त है। प्रोटेगोनिस्ट काफी दूर निकल जाता है और एक कन्वीनियंस स्टोर के पास रुकता है। 10 साल पुराने सीन उसके दिमाग में वापस आने लगते हैं। वो सोचता है कि कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कुछ जगह वैसे की वैसे ही हैं। इतने में एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है, एक कैन गिरने की। प्रोटेगोनिस्ट का ध्यान तुरंत उधर जाता है और वो देखता है कि 2 ज़ॉम्बीज उसके तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ अपने एक्स को मजबूती से पकड़ता है और अपने आगे के सिचुएशन को न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ हैंडल करता है। एक स्विफ्ट और पावरफुल ब्लो के साथ वो दोनों ज़ॉम्बीज को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन दूर से एक और चीख सुनाई देती है। ज़ सोचता है, क्या ये ह्यूमंस की आवाज़ थी? चीख के सोर्स की तरफ देखते हुए वो देखता है कि एक कार ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है और अंदर 2 बहनें डर के मारे बैठी हैं। प्रोटेगोनिस्ट तुरंत एक्शन में आता है। कार के पास जाकर एक ज़ॉम्बी को पैंट से पकड़कर दरवाजे से फेंकता है, जो दीवार से टकराकर गिर जाता है। ज़ॉम्बीज अब ज़ेड की पावर को देखकर शॉक्ड हैं।
प्रोटैगोनिस्ट अपने ताकत के साथ दूसरे ज़ॉम्बीज़ को भी किक मारकर दूर भगा देता है और कार के अंदर बैठी बहनें अब रिलीव्ड हैं। छोटी लड़की अपने रक्षक को देखकर हैरान है। वो बहुत तेजी से एक और ज़ॉम्बी के पीछे जाता है और उसका टॉसो पकड़कर सुप्लेक्स मारकर उसका सिर ज़मीन पर दे मारता है। लड़की सोचती है कि उसका हीरो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ कमाल का है। इन मूव्स के बाद हीरो को एहसास होता है कि उसकी ताकत और रिएक्शन टाइम सच में बढ़ गई है, जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बना रही है। 2 और ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता बल्कि पलटकर काम तमाम कर देता है। अब तक 2 ज़ॉम्बीज़ मार दिए जा चुके हैं। हीरो थोड़ा थका हुआ लगता है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है जब लड़की की बड़ी बहन उसका शुक्रिया अदा करती है। तियानिन उन्हें कहता है कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए और 24 घंटे के कन्वीनियंस स्टोर जाने की सलाह देता है। बड़ी बहन उससे पूछती है कि वो क्या करेगा और हीरो कहता है कि वो बाद में आएगा। जब वो स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं तो छोटी लड़की कहती है कि उसका टेडी बियर खो गया है। हीरो जब गाड़ी पर पेट्रोल डाल रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि उसके हाथों पर लकीरें आ रही हैं जो उसकी नई एबिलिटीज का सिग्नल देती हैं। उसका एक छठी सेंस कहता है कि आसपास अभी भी ज़ॉम्बीज़ हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि लड़का ठीक रहेगा या नहीं और कहती है कि वो उसके लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन वो फैसला करती है कि अपनी बहन को साथ ले जाएगी और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसी बीच एक हार्ड ऑफ ज़ॉम्बीज़ हीरो पर हमला करता है, लेकिन हीरो ठंडी नज़र से उन्हें असिस्ट करता है। उसके मुंह में एक लिट सिगरेट होती है जिसे वो पेट्रोल से भीगी हुई गाड़ी पर फेंकता है। एक पल में गाड़ी जल उठती है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें ज़ॉम्बीज़ जलकर खत्म हो जाते हैं। हीरो पीठ मोड़कर खड़ा होता है, उसके चेहरे पर एक ठंडा एक्सप्रेशन होता है। बड़ी बहन अपने हाथ में एक क्लीवर पकड़े हुए होती है जब वो गाड़ी के एक्सप्लोजन का मंजर देख रही होती है। उसकी आंखों में हीरो को लेकर एक शंका और असहमतता दिखती है। हीरो उससे पूछता है कि वो स्टोर के अंदर क्यों नहीं रुक रही। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर लड़का छोटी लड़की से पूछता है कि क्या वो उसकी माँ है, लेकिन लड़की कहती है कि वो उसकी बहन है। लड़का अपने हाथों में एक टेडी बियर दिखाता है जो उसने गाड़ी के अंदर से निकाला था। लड़की अपने हीरो का बहुत शुक्रिया अदा करती है और लड़का इस जेस्चर से खुश होता है जब वो पानी पी रहा होता है। लड़की पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को अट्रैक्टिव पाया। हीरो सीधा कहता है हाँ। लड़की कहती है तो फिर तुम उसके भाई क्यों नहीं बन जाते। हीरो को गुस्सा आता है और कहता है कि बच्चों को ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। बड़ी बहन कहती है कि उसे ऐसे खाना लेना पसंद नहीं है क्योंकि ये चोरी है, लेकिन हीरो कहता है कि अगर वो नहीं करेगी तो दूसरे लोग करेंगे। बहन कहती है कि वो कल तक एक लड़कियों के स्कूल में टीचर थी, लेकिन पलक झपकते ही सोसाइटी टूट गई। हीरो हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो शिंग शिंग स्कूल था और बड़ी बहन हाँ कहती है। हीरो उसके कंधे पकड़कर पूछता है कि क्या वो सुरु आसन को जानती है। बहन कहती है हाँ, वो आसन की टीचर है और पूछती है कि हीरो उसे जानता है क्या। हीरो कहता है कि वो दोस्त हैं, लेकिन अंदर से जानता है कि वो इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। बड़ी बहन कहती है कि आसन बहुत समझदार है और उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, शायद वो अभी भी स्कूल में हो। ये सुनकर बड़ी बहन हीरो से पूछती है कि क्या वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और चल रहा है। अचानक वो हीरो के गाल पर एक छोटा सा किस करती है जिससे हीरो शर्मिंदा हो जाता है। बहन कहती है कि ये सिर्फ एक थैंक यू किस थी क्योंकि अब उनके रास्ते अलग हैं। छोटी बहन रोकर कहती है कि क्या वो लड़के का पीछा कर सकती हैं क्योंकि वो अच्छा है और उन्हें बचा सकता है। बड़ी बहन कहती है कि हीरो को परेशान न करो, उसके अपने काम हैं जो उसे निपटाने हैं और एक दिन उनका फिर से मिलना होगा। हीरो प्यार से छोटी लड़की के सिर पर हाथ रखकर पूछता है क्या तुम्हारी बहन को गाड़ी चलानी आती है। लड़की हाँ में सिर हिलाती है। हीरो कहता है तो जल्दी करो, अब हमें निकलना चाहिए। बाहर तीनों लोग तानिम की मोटरसाइकिल पर होते हैं जब वो चलाता है। बड़ी बहन कहती है दुनिया को ऐसे तबाह होते देखना बहुत डरावना है। हीरो उन्हें शांत करते हुए कहता है इसे एक हॉरर मूवी जैसा समझो। हीरो जल्दी से मोटरसाइकिल पार्क करता है और कहता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वो एक गाड़ी के सामने रुकता है और कहता है इस टाइप की गाड़ी तोड़ना मेरा शौक है। बड़ी बहन उसे डांटती है तुम तो एक छात्र हो, ये सब इल्लीगल है। बहन कहती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए जहां वो जेन को ढूंढ सकती हैं। हीरो उस बात से नाराज लग रहा है और एक ज़ॉम्बी बन चुके पुलिस अधिकारी की तरफ इशारा करके कहता है ये है वो अधिकारी जिसे हमसे मदद मांगनी चाहिए थी। टीचर ये सब देखकर हैरान होती है। हीरो उससे उसका नाम पूछता है। जब वो पुलिस अधिकारी के ज़ॉम्बी रूप को एक क्रॉबार से मारकर गिरा देता है तो कहता है दुनिया अब तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा बदल गई है। लू नाम की टीचर डर जाती है जबकि छोटी लड़की इम्प्रेस होती है। हीरो के एक्सप्रेशन में कुछ ज्यादा हिंसा दिखती है जब वो ज़ॉम्बी के कॉप्स को सर्च करता है। हीरो कहता है कि पुलिस अधिकारी के पास अच्छी सेफ्टी गियर थी लेकिन कोई वेपन नहीं मिला। पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हुए हीरो कहता है इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इस यूनिफॉर्म को नहीं काट पाएंगे। हीरो टीचर को एक वेपन देता है और कहता है पब्लिक ऑर्डर अब खत्म हो चुका है, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। हीरो कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो करना था वो कर दिया, अब तुम्हें जाकर गाल को ढूंढना चाहिए। टीचर सोचती है कि हीरो का असली नाम क्या है और हीरो सिर हिलाकर हाँ कहता है। टीचर अपना पूरा नाम और अपनी छोटी बहन का नाम लूशा बताती है और कहती है हीरो को अपना ध्यान रखना चाहिए।
टीचर गाड़ी को धीरे धीरे चलाती है जब तक छोटी बहन कहती है, जब हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेगा तो शायद हमें छोड़ दे। बड़ी बहन उदास होकर कहती है, हाँ लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। छोटी बहन कहती है, बड़े लोग कितने अजीब होते हैं। शहर में एक अनयूजुअल और बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। हीरो को समझ आता है कि उसकी मोटरसाइकिल भी इस जाम से नहीं निकल पाएगी। हीरो मोटरसाइकिल से उतरकर चलने का फैसला करता है, लेकिन कुछ दूरी पर एक पुलिस कार पर नजर पड़ती है और वो सोचता है कि अंदर कोई वेपन हो सकता है। जब हीरो पुलिस कार की विंडो से अंदर देखता है तो एक मरा हुआ पुलिस अधिकारी स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे पड़ा होता है। उस सीट पर एक सिंपल गन होती है। तभी एक ज़ॉम्बी का हाथ ग्लास पर लगता है और वो एक शोर करता है। अचानक किसी ने ज़ॉम्बी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया होता है और वो दीवार के पास जाकर गिरता है। एक बहुत ताकतवर आदमी जो सूट पहने होता है अपनी स्ट्रेंथ से ज़ॉम्बी को दूर फेंकता है। वो आदमी अपने आप से कहता है, गाड़ियां हर जगह हैं और ये ज़ॉम्बीज हमेशा पीछे पड़े रहेंगे। ज़ॉम्बी एक जोर से चीख मारता है जब एक कांच का टुकड़ा उसके माथे पर लगता है। हीरो हैरान रहता है और जल्दी से ज़ॉम्बी का सिर एक करीबी गाड़ी पर मारकर उसका काम तमाम कर देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी का सिर गाड़ी से टकराता है, गाड़ी का अलार्म बज जाता है और फिर सारी गाड़ियों के अलार्म बजने लगते हैं। हीरो एक कॉम्बैट चाकू से एक और ज़ॉम्बी का सिर काट देता है जो अभी अभी मरा हुआ था। हीरो सोचता है, इस तरह के ट्रैफिक जाम में मैं एक हार्ड का सामना नहीं कर सकता। उसे अब पुलिस अधिकारी के वेपन की जरूरत महसूस होती है। इसी बीच स्कूल के डार्क कॉरिडोर के अंदर एक खास रूम है जिसमें 3 हाई स्कूल लड़कियां हैं। एक लड़की जो लाल बालों वाली है और उसकी आंखें पीली हैं, कैटेटोनिक स्टेट में अपने घुटनों को पकड़े बैठी है। दूसरी लड़की देखकर कहती है, वो लड़का नीचे सड़क पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। लड़कियां बात करती हैं कि हीरो ने काफी सारे मॉन्स्टर्स तो मार दिए, लेकिन गाड़ियों के अलार्म चालू कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गए हैं। हीरो पुलिस कार के ऊपर चढ़कर अपने बुलेट्स काउंट करता है और समझता है कि 35 बुलेट्स काफी नहीं होंगी। हीरो गाड़ी से गाड़ी पर चलकर ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे ज़ॉम्बी उसे घेर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है, वो बस के ऊपर क्यों चढ़ गया है, वो भाग क्यों नहीं रहा। दूसरी लड़की जवाब देती है, शायद इसलिए ताकि वो घेर न जाए। एक डेयरिंग ज़ॉम्बी बस के ऊपर चढ़ जाता है और हीरो के सामने आता है। हीरो अपने क्रॉबार का एक तेजी से वार करता है और ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। हीरो कहता है, जब तक जरूरत नहीं मैं पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद हीरो अपने क्रॉबार से और ज़ॉम्बीज को मारकर उनके सिर क्रश करता है और चिल्लाता है, आओ सबको मार डालूंगा। लड़कियां सोचती हैं कि क्या वो हीरो से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसके इरादों को लेकर डाउटफुल होती हैं। पूरे फ्रेंजी में हीरो अपने क्रॉबार से ज़ॉम्बीज पर वार करता रहता है और सबको मार डालता है। वो अपने आप को ध्यान दिलाता है कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा। पीछे सूरज ढल रहा होता है और हीरो अपने एक्स पर झुककर अपने थके हुए हालत को महसूस करता है। तभी एक और ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ता है और हीरो को लगता है कि अब उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। ज़ॉम्बी जोर से कूदकर हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो अपने क्रॉबार का एक बार उसके मुंह में डाल देता है और ज़ॉम्बी मेटल को काटने लगता है। हीरो ज़ॉम्बी को पुश करता है और गुस्से में कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, तुमने सेकंड स्टेज तक इवॉल्व भी नहीं किया। और फिर एक जोर का वार करके ज़ॉम्बी का सिर तोड़ देता है। ज़ॉम्बी बस से नीचे गिरता है, तभी एक पिस्तौल की गोली की आवाज होती है जो एक और ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देती है। हीरो पूरी तरह से थक चुका होता है, लेकिन वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि वो वायरस के प्रति कितना रेजिस्टेंट हो चुका है। स्कूल में एक काली बालों वाली लड़की अपनी बड़ी बहन शाह से कहती है, उस लड़के ने सब ज़ॉम्बीज को मार दिया। शाह हैरान हो जाती है और पूछती है, वो अब कैसा है। लड़की जवाब देती है, वो अभी रेस्ट कर रहा है। दूसरी लड़की पूछती है, क्या वो हमें बचा पाएगा। हीरो अपने मेडिटेशन में अपने विचारों में खो जाता है और सोचता है कि अब समय आ गया है अपने सेल्स को ऑर्गेनाइज करने का और अबला वायरस के सेल्स को उनके ओरिजिन तक इकट्ठा करने का। फर्स्ट स्टेज के बाद ये इकट्ठा हुए स्पॉट्स एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाएगा। हीरो अपना 10,000 एबिलिटी सिस्टम एक्टिवेट करता है और सोचता है कि अब उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। उसे लगता है कि बिना अपनी दूसरी क्षमताओं को टेस्ट किए उसकी ताकत 2 इंसानों के बराबर हो चुकी है। उसका रिकवरी और इम्यूनिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हीरो को अब चीज़ों को 5 मीटर के दायरे में महसूस करने की क्षमता होती है और अगर वो अपना परसेप्शन मोड एक्टिवेट करे तो ये दायरा 20 मीटर तक बढ़ जाता है, लेकिन इसमें उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। हीरो सोचता है कि स्पिरिचुअल सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल है। वो सोचता है शायद शेन अभी स्कूल में है। स्कूल की तरफ देखते हुए हीरो कहता है, मुझे शेन से मिलना है। रात का अंधेरा छा गया है और हीरो अपने सेंसेस पर फोकस करता है। उसे आसपास 2 ज़ॉम्बीज के वाइटल साइन महसूस होते हैं। हीरो को पता है कि उसकी रेंज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो सोचता है कि और ज़ॉम्बीज भी हो सकते हैं। हीरो एक कैन फेंकता है जो ज़ॉम्बीज की ध्यान को बांट देता है। ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं और हीरो 5 और ज़ॉम्बीज को देख लेता है जो एक दीवार के ऊपर हैं। हीरो सोचता है, ये 5 नॉन इवोल्व टाइप्स हैं, इन्हें संभालना अब मेरे लिए बहुत आसान है। ये उसके लिए एक परफेक्ट मोमेंट होता है अपनी क्षमताओं को टेस्ट करने का। हीरो दीवार से कूदकर ज़ॉम्बीज के बीच गिरता है और 2 ज़ॉम्बीज को नीचे गिराकर उनके सिर क्रश कर देता है। उसे महसूस होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस 3 गुना बढ़ चुके हैं।
बाकी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ते हैं, जबकि वो अभी भी 2 ज़ॉम्बीज के शरीर को अपने हाथों में पकड़े होता है। हीरो समझता है कि फिल्मों में दिखाई गई कठिन मूव्स को अब वो आसानी से कर सकता है। एक प्रिसाइज कट के साथ वो 3 ज़ॉम्बीज के सिर एक ही बार में काट देता है। अब वो इस स्टेट में है जहां फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बीज उसके लिए कोई खतरा नहीं है। क्लासरूम के अंदर लड़कियां इस बात को लेकर घबराई हुई हैं कि उनके पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और वो भूख से मरने का डर महसूस करती हैं। लड़कियां चर्चा करती हैं कि क्या उन्हें रात को कॉरिडोर्स में जाकर खाना ढूंढना चाहिए।